हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम लोग एनी वन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आप लोगों को तीनों ही सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का वीडियो इधर पे मिलता रहेगा। सो मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। केमिस्ट्री का हमेशा मैं 10-10 क्वेश्चन लाके आप लोगों को सोल्व करा रहा हूँ। सो आप लोग पहले का वीडियोस को भी देख लीजिए, उधर पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन से मिल जाएगा। सो फर्स्ट वाला वीडियो पे 10 क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन पे भी 10 क्वेश्चन। अभी आज हम लोग थर्ड वाला वीडियो लेके आए हैं केमिस्ट्री का 2024 क्वेश्चन पेपर का। सो आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन से देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 57 से लेके क्वेश्चन नंबर 66 तक। सो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन केमिस्ट्री का आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि संकल्प विद्यापीठ पे अभी क्रैश कोर्स के लिए इधर पे एडमिशन स्टार्ट हो गया है। हम लोग का कौन सा कोर्सेज के लिए आप लोगों को इधर पे मिलेगा क्रैश कोर्सेज? नीट के लिए मिलेगा। नीट का 2026 के लिए जिन लोगों को क्रैश कोर्स चाहिए उन लोगों को मिल जाएगा इधर पे कोर्स। देन जेई का कोर्स के लिए भी मिल जाएगा, जेई 2026, जेई मेंस के लिए। देन सीयूईटी जो बोर्ड्स एग्जाम के बाद आने वाला है, सीयूईटी 2026, उसके लिए भी आपको इधर पे क्लासेस मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट के लिए आप लोग को इधर पे टीचर्स अवेलेबल है। आप लोग आके डेमो ट्राई करने से हो गया। नेक्स्ट बोर्ड्स हम लोग का क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक आप लोगों को क्लासेस मिल जाएगा। सो क्लास 9 to 12 तो हर सब्जेक्ट आप लोग को मिल जाएगा, हर स्ट्रीम का। सो आप लोग आके इधर पे डेमो अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम लोग का टीचर्स को ट्राई आउट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगने से उसके बाद आप लोग एनरोल करने से हो गए। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग का जो भी क्वेरीज है आप लोग इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप लोग कॉल करके आपका क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और जो भी अर्ली बर्ड स्टूडेंट होगा, जो पहले एडमिशन करेगा, फर्स्ट 10 स्टूडेंट लोगों को हम लोग 50% डिस्काउंट उधर पे हर कोर्सेज पे उन लोगों को फ्लैट 50% डिस्काउंट उन लोगों को मिल जाएगा। सो आप लोग कांटेक्ट करिए ये कांटेक्ट नंबर पे। और हम लोग का ऑफलाइन सेंटर ईटानगर और नाहरलगन ये दोनों जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 57, इधर पे बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, इवापोरेशन ऑफ वाटर इज। ठीक है, सो इधर पे इवापोरेशन के बारे में पूछ रहे हैं। सो इवापोरेशन बेसिकली है क्या? हम लोग का कोई भी लिक्विड सब्सटेंस अगर वो क्या होगा, वेपर स्टेट पे अगर जाएगा या फिर गैस स्टेट पे अगर कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। सो वाटर भी अगर हम लोग देखेंगे, वाटर को अगर हम लोग को इवापोरेट करना है, सो रूम टेम्परेचर पे, दैट इज टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस होगा और प्रेशर अगर 1 atm होगा, जो कि हर जगह पे प्रेजेंट होता है 1 atm प्रेशर। अभी मेरे ऊपर पे भी 1 atm प्रेशर लगा हुआ है, आपका ऊपर पे भी 1 atm प्रेशर लगा हुआ है। और इस कंडीशन पे हम लोग का जो वाटर होता है वो कौन सा स्टेट पे होता है? वो लिक्विड स्टेट पे होता है। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट पे होता है। अभी इसको मुझे अगर इवापोरेट करना है, इसको मुझे अगर गैसियस स्टेट पे अगर लेके जाना है, ठीक है, सो गैस बनाने के लिए हम लोगों को बेसिकली क्या करना पड़ेगा? इसको हीट करना पड़ेगा। और हीट करने से क्या होगा, मेरा लिक्विड जो वाटर था वो मेरा क्या होगा, वो गैसियस स्टेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस प्रोसेस पे बेसिकली हम लोग को एनर्जी देना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा है, मुझे इवेपोरेशन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? एनर्जी इधर पे सप्लाई करना पड़ रहा है। सो जहां पे भी एनर्जी सप्लाई करना होता है या फिर एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। सिमिलरली और एक प्रोसेस है जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, जहां पे एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज होने वाला प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी रिलीज होने वाला प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब होने से मैं बोल दिया, उसको तो एंडोथर्मिक बोलते हैं। अगर इनकेस कहीं पे एनर्जी रिलीज होने वाला कुछ प्रोसेस देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलेंगे। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो गया। हम लोग को इवापोरेशन कौन सा प्रोसेस है पूछ रहा था, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। सो आप लोगों को मालूम हो गया इधर पे एनर्जी मुझे क्या करना पड़ रहा है? एनर्जी मुझे सप्लाई करना पड़ रहा है। सो जहां पे भी ऐसे एनर्जी सप्लाई करना होता है वो प्रोसेस बेसिकली क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो गया ये एंडोथर्मिक चेंज है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
60 सॉरी 58। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इट इज ऑक्टाहेड्रल शेप इज इन। इधर पे हम लोग का कुछ मॉलिक्यूल्स दे के रखा है, PCl5, SF6, BF3, CH4। इस मॉलिक्यूल्स का, इन मॉलिक्यूल्स का शेप हम लोग को पूछ रहे हैं, और उसमें से भी किसका शेप ऑक्टाहेड्रल होगा उसके बारे में हम लोग को इधर पे क्वेश्चन पे पूछ रहे हैं। सो मैं सब मॉलिक्यूल्स का आप लोग को शेप हम लोग इधर पे डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग का आंसर मिल जाएगा। और ये टॉपिक मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 11 का टॉपिक है। डिटेल पे हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्लास 11 का कौन सा वाला टॉपिक है, दैट इज VSEPR थ्योरी। सो मैं लास्ट वीडियो पे भी मैं VSEPR थ्योरी का फुल फॉर्म बोला था, अगर आप लोगों को याद है। इसका फुल फॉर्म क्या था, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। सो इस थ्योरी का फुल फॉर्म मैं बोल दिया आप लोगों को, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अभी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये सब मॉलिक्यूल्स का शेप क्या है मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग उसको देखते जाइए। जैसे मेरा फर्स्ट जो मॉलिक्यूल था PCl5 का शेप कुछ ऐसा होगा। PCl5 मॉलिक्यूल का शेप कुछ ऐसा होगा। और इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं TBP, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म पे बोल रहा हूँ। TBP मतलब क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सो इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अभी हम लोग नेक्स्ट का ज्योमेट्री देखते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग के पास किसका पूछ रहा था, SF6। सो SF6 का ज्योमेट्री कुछ ऐसा होगा, सल्फर फ्लोरीन 4 बोन्स हम लोग का ऐसे स्क्वायर का कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है, और 2 बोन्स हम लोग का ऊपर नीचे पे होगा, ठीक है। और 2 बोन्स मेरा कहाँ पे होगा, ऊपर और नीचे। एक बोन ऊपर पे और एक बोन कहाँ पे होगा, नीचे पे। और इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं, जो कि हम लोग को क्वेश्चन पे पूछ रहा था, ठीक है। सो SF6 का जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। सो मेरा आंसर तो मिल गया। बाकी सब मॉलिक्यूल्स का भी हम लोग अभी शेप देख लेते हैं। BF3 का शेप क्या होगा, देन CH4 का शेप क्या होगा। सो नेक्स्ट BF3 का भी हम लोग देखते हैं। BF3 का ज्योमेट्री, सो BF3 का ज्योमेट्री कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और ये ट्राइंगल का कॉर्नर्स पे हम लोग के ऐसे 3 एटम्स प्रेजेंट होके रहेगा, ये 3 फ्लोरीन एटम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। अभी लास्ट हम लोग के पास कौन सा मॉलिक्यूल बाकी है, दैट इज मीथेन। सो मीथेन का ज्योमेट्री भी अभी हम लोग देख लेते हैं, लास्ट मीथेन का ज्योमेट्री। सो मीथेन का ज्योमेट्री अगर हम लोग देखेंगे, मीथेन कुछ ऐसा होता है, मैं इधर पे दिखा देता हूँ। कार्बन, हाइड्रोजन, एक बोन हम लोग के साइड पे होगा, जिसको मैं ऐसे सॉलिड वेज लाइन के साथ दिखा रहा हूँ, और एक बोन हम लोग का कहाँ पे होगा, पीछे की तरफ होगा। सो मीथेन का जो ज्योमेट्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, टेट्राहीड्रल। सो अभी आपको बहुत सारा मॉलिक्यूल्स का मैं इधर पे शेप के बारे में बोल दिया। PCl5 का शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। देन SF6 का क्या होगा, ऑक्टाहीड्रल, इसके बारे में पूछ रहा था। देन BF3 का ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और मीथेन का जो ज्योमेट्री होगा CH4 का, वो क्या होगा, टेट्राहीड्रल होगा। सो बाकी सब मॉलिक्यूल्स का भी आप ज्योमेट्री को याद करके रखिए, इन केस क्वेश्चन पे आने से आप लोग डायरेक्ट उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। और डिटेल पे हम लोग जब VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे मॉलिक्यूल्स का शेप डिटरमाइन होता है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, ठीक है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो 58 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। सो क्वेश्चन नंबर 59, ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट इन ए वेरी हाई क्वांटिटी इज, ठीक है। सो ग्रीन हाउस गैसेस मतलब हम लोग का हार्मफुल गैसेस कौन सा हम लोग का इधर पे एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट होके रहता है। तो सबसे ज्यादा जो हम लोग का ग्रीन हाउस गैसेस है वो मेरा कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। इसको याद करके रखिए, ये क्वेश्चन आपका जीके क्वेश्चन जैसा ही है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हम लोग का जो ग्रीन हाउस गैस है एटमॉस्फेयर पे वो किसका प्रेजेंट होके रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। क्योंकि जितना भी इंडस्ट्रीज है उन लोगों का जो आपका
एमिशंस होता है, उधर पे जो भी हम लोग का टॉक्सिक एमिशन होता है, उधर पे मेनली क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। और या फिर आप लोग बोल सकते हैं व्हीकल्स का भी हम लोग का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट होगा, उन लोगों का जो भी एमिशंस होता है हार्मफुल या फिर टॉक्सिक, उस पर क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। सो इसको एज ए जीके क्वेश्चन इसको याद कर लीजिए, ग्रीन हाउस गैस सबसे हाईएस्ट क्या होगा, CO2, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, सिलिकॉन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, ठीक है। तो सिलिकॉन बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिलिकॉन हम लोग का प्रेजेंट होता है रॉक्स एंड मिनरल पे, ठीक है। सिलिकॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है मेरा, रॉक्स एंड मिनरल पे सिलिकॉन जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं। सो इसके बारे में हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा था, ये भी थोड़ा सा जीके टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ने के लिए मिलता है एसएसटी का बुक पे, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन इज ए इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक्स, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। सो क्वेश्चन नंबर 61, इफ concentration of each substance is double, equilibrium constant will be, ठीक है। सो हम लोग को इधर पे एक क्वेश्चन पूछा है और इधर पे ना एक चीज हम लोग को मेंशन कर दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बोलता हूँ, ये क्लास 11 का ही टॉपिक है, ये भी आप लोग का क्लास 11 का टॉपिक है। सो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोल लेता हूँ इस टॉपिक के बारे में। सो क्लास 11 पे आपको एक टाइप ऑफ रिएक्शन मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन, दो तरह का रिएक्शन है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिवर्सिबल रिएक्शन का मेरा खासियत क्या है, इस रिएक्शन पे क्या होगा, आपका जो भी रिएक्टेंट होगा वो रिएक्ट होके प्रोडक्ट बनाएगा और वो जो प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट फिर से बैक रिएक्ट होके फिर से मुझे रिएक्टेंट बना के देता है। मतलब ये रिएक्शन ना दोनों साइड पे ही चलता रहता है, एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे चलता रहेगा और दूसरा बैकवर्ड डायरेक्शन पे भी ये रिएक्शन होता रहेगा। और ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ही बोल रहा हूँ क्योंकि डिटेल पे तो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे टॉपिक को। सो मैं बोला रिवर्सिबल रिएक्शन का एक क्या रहता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप लोगों को कैसे आप लोगों को मालूम होगा, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मेरा एक ही सिग्निफिकेंस है, इधर पे क्या होगा, जो मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, मतलब जो आगे जाने वाला जो रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके साथ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के साथ। सो मेरा बैकवर्ड रिएक्शन का और फॉरवर्ड रिएक्शन का दोनों का ही स्पीड क्या होता है, सेम होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ठीक है। अभी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक हम लोग कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं केसी के साथ। और केसी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, केसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है। सो प्रोडक्ट पे इधर पे क्या है, सी, कैपिटल सी और कैपिटल डी है। सो मुझे उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और उसके ऊपर पे मुझे पावर रेज करना पड़ेगा जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जैसे कि इधर पे स्मॉल सी स्मॉल डी है, उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, पावर पे रेज करेंगे। नीचे पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट मेरा क्या है, कैपिटल है, कैपिटल बी। सो मैं इन दोनों को नीचे पे लिखूंगा और इसका ऊपर पे पावर रेज करेंगे क्या, स्मॉल ए स्मॉल बी। सो इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, जहां पे ऊपर पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर पे हम लोग लिखेंगे रेज टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, नीचे पे क्या होगा हम लोग का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी इस कांस्टेंट का एक ही सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये कब चेंज होगा, ये चेंज होने का एक ही हम लोग का क्राइटेरिया है, टेम्परेचर चेंज होना पड़ेगा। सो केसी चेंजेस ओनली व्हेन
टेम्परेचर चेंज, ठीक है। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तभी मेरा केसी चेंज होगा, अदरवाइज कभी भी केसी चेंज नहीं होगा। उस टाइम इधर पे क्वेश्चन पे हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने के बारे में बोल रहा है। सो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से कुछ भी लेना देना नहीं है। इधर पे ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप लोग डबल अगर कर देंगे, मतलब ये अगर 2 टाइम्स कर देंगे, ये भी अगर 2 टाइम्स कर देंगे, इसका रेट कांस्टेंट का जो मेरा वैल्यू होगा कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेरा केसी कब चेंज होता है, जब उधर पे टेम्परेचर चेंज होगा। सो इधर पे टेम्परेचर चेंज के बारे में कुछ भी हम लोग का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। सो क्या होगा, इस पे मेरा कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, केसी का वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो ऑप्शन कौन सा होगा, मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होके ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस टेम्परेचर अगर हम लोग चेंज करेंगे। सो इधर पे टेम्परेचर के बारे में कुछ भी हम लोग का इंफॉर्मेशन नहीं था, मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो गया, ठीक है। सो ये थोड़ा सा क्लास 11 का टॉपिक है। जब हम लोग ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हम लोग डिटेल पे देखेंगे कैसे ये केसी को हम लोग लिखते हैं और उसका सिग्निफिकेंस को हम लोग अच्छे से उधर पे डिस्कस करेंगे। सो अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डेनियल सेल इज फ्रॉम, ठीक है। सो हम लोग का इधर पे डेनियल सेल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डेनियल सेल होता क्या है, डेनियल सेल एक सेल होता है जहां पे क्या होगा, कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी, जो भी केमिकल एनर्जी होगा वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस पे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट होगा। सो मैं इसका सेटअप दिखाता हूं आप लोगों को थोड़ा सा। कुछ ऐसा होता है डेनियल सेल का हम लोग का कंस्ट्रक्शन। 2 कंटेनर होगा, इन दोनों पे हम लोग 2 इलेक्ट्रोड्स डिप करेंगे। एक मेरे पास क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड होगा, जिंक का मेटल रॉड, और नीचे पे उसका क्या होगा, खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन जिंक सल्फेट हम लोग लेंगे नीचे पे पानी के साथ मिक्स करके। ये सॉल्ट है जिंक सल्फेट, उसको पानी पे मिक्स करके रखा है इसलिए एक्वस लिखा। ये कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, सो ऊपर पे कॉपर मेटल होगा और नीचे पे हम लोग के पास क्या होगा, इधर पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा। कॉपर सल्फेट एक्वस हम लोग का प्रेजेंट होके रहेगा। सो नीचे पे मेरा आयंस क्या होगा, इधर पे Zn2+, इधर पे आयंस मेरा क्या होगा, कॉपर 2+, और साथ ही साथ सल्फेट तो है ही, ठीक है इधर पे, और बाकी दूसरा क्या होगा मेरा सल्फेट होगा SO4 2-, इधर पे भी क्या होगा SO4 2-। अभी हम लोग इसको एक्सटर्नली कनेक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट करेंगे और इंटरनली हम लोग एक एपैरेटस के साथ इसको कंप्लीट करेंगे इस सर्किट को, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सो कंप्लीट करने के लिए सर्किट को इंटरनली हम लोग सॉल्ट ब्रिज के साथ उसको कनेक्ट करके रखते हैं दोनों कंटेनर को। अभी इधर पे मेरे पास क्या होगा, इधर पे मेरा एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इस इधर पे डेनियल सेल पे हम लोग का क्या होता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और रिएक्शन पे क्या होता है, मेरा जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। मैं दिखा रहा हूं आपको रिएक्शन लिख के, जिंक सॉलिड will react with copper sulfate aqueous to give you zinc sulfate aqueous and copper solid, ठीक है। सो आप लोग देखिए इधर पे, मैं इधर पे आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये ना एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और इधर पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग देख सकते हैं जिंक का इधर पे अकेला है, अकेला होने से उसके ऊपर पे चार्ज क्या होगा, 0 होगा, और इधर पे मेरा जिंक का चार्ज कितना होगा, सल्फेट का होता है -2, जिंक का कितना होगा +2, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है, +2, इसका -2 होगा। कॉपर सल्फेट का भी सेम, कॉपर का इधर पे क्या होगा +2, क्योंकि सल्फेट का कितना होता है -2 होता है, और कॉपर अकेला है, इसका ऊपर पे चार्ज कितना होगा, 0 होगा। आप लोग देख सकते हैं जिंक का मेरा रिएक्टेंट जिंक ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, प्रोडक्ट पे उसका क्या हो गया, +2 हो गया, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सो जिंक का ना ऑक्सीडेशन होता है, मतलब मेरे पास ये जो जिंक मेटल रॉड था इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होके Zn2+ बन के नीचे पे आएगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे जिंक से ऐसे ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड। इधर से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा, और
नीचे पे जो मेरा कॉपर आयन है, जैसे कॉपर 2+ था, ठीक है, उसका क्या हो रहा है इधर पे देखिए तो क्लास 2 से 0 बन रहा है, मतलब इसका ना रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिडक्शन मतलब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, और जब भी ऐसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और हम लोग का किसका रिडक्शन हो रहा था इधर पे, कॉपर 2+ का। सो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको कौन लेगा, ये कॉपर 2+ लेने के लिए इधर पे पहुंच जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन को। सो आप लोगों को मालूम हो गया कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है मेरा डेनियल सेल पे, इस डेनियल सेल पे, ठीक है। मेरा इधर पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस होके हम लोग को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। इधर पे अगर आप लोग बल्ब लगाएंगे तब तो बल्ब जल जाएगा, अगर फैन चलाएंगे फैन चल जाएगा। कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू क्या हो रहा है इधर पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है। और मेरा इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां तक ट्रांसफर हो रहा है, जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। सो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर इधर पे मिल गया। क्या लिखेंगे, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डेनियल सेल इज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ठीक है, जिंक से मेरा कॉपर की तरफ जा रहा था। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया। थोड़ा सा ये एक क्वेश्चन भी हम लोग का क्लास 11 का टॉपिक का ही है, बाद में हम लोग डिटेल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। सो क्वेश्चन नंबर 63, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉइल पोल्यूटेंट। तो सॉइल पोल्यूटेंट कौन नहीं है इसमें से हम लोग को पूछ रहा है जीके क्वेश्चन। पेस्टिसाइड्स तो हार्मफुल होता है, सो ये तो मेरा सॉइल पोल्यूटेंट है, ये सॉइल पोल्यूटेंट है, ठीक है। फिर पॉलीथीन बैग्स, ये भी हम लोग का पोल्यूटेंट है, इसको यूज ही नहीं करना है बोल के बोलते हैं। पॉलीथीन बैग्स हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। देन डिटर्जेंट्स आल्सो मेरा पोल्यूटेंट होता है। अभी फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, ये हम लोग का बेसिकली क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग का पोल्यूटेंट नहीं है, नॉन पोल्यूटेंट है, ये पोल्यूशन नहीं करेगा सॉइल का। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, फॉस्फेट फर्टिलाइजर। सो मार्कअप करके रखिए, जितना भी जीके वाला क्वेश्चन था उसको आप लोगों को याद कर करके जाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। व्हिच रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन, ठीक है। अभी हम लोग का एटमॉस्फेयर पे बहुत सारा हम लोग का लेयर्स होता है या फिर रीजन्स होता है एटमॉस्फेयर। मैं आपको एक नेमोनिक बोलता हूं, उस नेमोनिक से आप लोग याद कर सकेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। द स्मार्ट मैन ट्राइज एवरीथिंग। सो इससे हम लोग का एटमॉस्फेयर का डिफरेंट लेवल हम लोग को याद हो जाएगा। सबसे नीचे वाला जो लेयर है, सबसे नीचे वाला जो लेयर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डा बोला ना, डा मतलब ट्रोपोस्फियर, डा का मतलब क्या होगा, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट ट्रोपोस्फियर के ऊपर पे जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फियर के ऊपर पे जो लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे स्मार्ट। मतलब क्या है, स्ट्रेटोस्फियर, जहां पे मेरा ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फियर। अभी स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर पे जो लेवल होगा, जो रीजन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन मतलब क्या है, मेसोफियर। मेसोफियर, मेसोफियर के ऊपर पे जो मेरा लेवल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइस। ट्राइस मतलब क्या है, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर। सबसे ऊपर वाला जो रीजन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरीथिंग का मतलब क्या होगा, एक्सोस्फियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोस्फियर बोलते हैं। सो आप लोग इसको याद कर लीजिए, हम लोग का डिफरेंट लेवल्स। और ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हम लोग का स्ट्रेटोस्फियर पे प्रेजेंट होता है। ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्ट्रेटोस्फियर पे प्रेजेंट होके रहेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया। ये आप लोगों को ज्योग्राफी में भी मिलता है, फिर से एक मेरा जीके टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है। आप नेमोनिक को याद करके रखिए, और ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेरा स्ट्रेटोस्फियर लेवल पे प्रेजेंट होके रहेगा। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65। सो क्वेश्चन नंबर 65, compounds having same molecular formula but different properties are called। so ये एक डेफिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और ये किसका डेफिनेशन है, आइसोमर का। व्हाट आर आइसोमर, आइसोमर आर द स्पीसीज having
सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंट प्रॉपर्टीज किसके लिए होता है? ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर. So what are isomer? Isomer are the species having same molecular formula but different properties. और properties different क्यों होता है isomer का? Due to its different structure. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि आप मान लीजिए मेरे पास इधर पे एक स्पीसीज है that is N ब्यूटेन. N ब्यूटेन कैसा होगा? ब्यूटेन आपको मालूम है कार्बन 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 ऐसा कुछ 4 कार्बन होगा और कार्बन टोटल 4 बोन बनाता है. ये तो एक बोन बना ले इधर पे, बाकी हम लोग हाइड्रोजन लगाएंगे 4 बोन बनाने के लिए. 3 हाइड्रोजन होगा. इस पे कितना हाइड्रोजन होगा? 2 बोन्स बना लिया, 2 हाइड्रोजन होगा. इस पे कितना होगा? 2 हाइड्रोजन होगा. इस पे हाइड्रोजन कितना होगा? 3 होगा. इसको हम लोग बोलते हैं एन ब्यूटेन. अभी दूसरा वाला हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसको मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूं इधर पे CH3 देन इधर पे हम लोग CH3 लिखेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन. इसको क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन. अभी आप लोग देख सकते हैं इस पे मेरा कार्बन कितना है? कार्बन है टोटल 1 2 3 4. हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 7 3 10. C4H10. इस ब्यूटेन पे भी देखते हैं, एन ब्यूटेन पे भी देखते हैं. इधर पे कार्बन कितना है मेरा? कार्बन इधर पे भी आपको कितना मिलेगा? 1 2 3 4. हाइड्रोजन कितना है? 3 + 2 5 2 7 + 3 10 H10. आप लोग देख सकते हैं ये दोनों का मेरा जो फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? दोनों का C4H10 ही है. इसका भी C4H10 ही है. इन दोनों का एन ब्यूटेन या फिर आप लोग बोल सकते हैं आइसोब्यूटेन, दोनों का ही हम लोग का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H10 है. लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर ना अलग अलग है और उसके कारण ना इन दोनों का प्रॉपर्टीज मेरा क्या होता है? डिफाइंड होता है. स्ट्रक्चर डिफाइंड होने से उसका प्रॉपर्टीज अलग होगा ही ना. सो ऐसे स्पीसीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं. सो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया. कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों होते हैं? ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमर्स बोल देंगे. सो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा. अभी लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन है. सो नेक्स्ट, नंबर ऑफ चेन आइसोमर पॉसिबल फॉर C5H12. सो मुझे एक फॉर्मूला दे दिया है C5H12 और इसका कितना आइसोमर होगा वो हम लोगों को पूछ रहे हैं. सो इसका टोटल 3 आइसोमर होता है. मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ. फर्स्ट वाला N पेंटेन जो मेरा स्ट्रेट चेन पे होगा. इधर पे हाइड्रोजन कितना होगा? 3. इधर पे हाइड्रोजन कितना होगा? 2, क्योंकि 2 बॉन्ड बना लिया. इधर पे भी 2, इधर पे भी क्या होगा? 2 और ये लास्ट टर्मिनल वाला पे 3 होगा. सो ये एन ब्यूटेन हो गया. नेक्स्ट मेरा आइसोब्यूटेन होता है. आइसोब्यूटेन कुछ ऐसा होगा CH3 CH3 3 कार्बन हो गया. नेक्स्ट CH2 देन CH3 1 2 3 4 5. ठीक है, इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, C5H12 भी होगा. और लास्ट वाला हम लोग का क्या होता है? नियोपेंटेन. और नियोपेंटेन कुछ ऐसा होगा CH3 CH3. सो ये तीनों का मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है? इसका भी फॉर्मूला हम लोग का C5H12 ही है. इसका भी फॉर्मूला मेरा क्या है? C5H12 है. इसका भी फॉर्मूला मेरे पास क्या है? C5H12 है. सो तीनों का फॉर्मूला सेम, लेकिन तीनों का मेरा क्या है? डिफरेंट ज्योमेट्रीज है. सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमर बोलेंगे. और हम लोग को मालूम हो गया इस मोलिकुलर फॉर्मूला का टोटल हम लोग का कितना आइसोमर होगा? टोटल 3 आइसोमर उसका पॉसिबल होगा. इससे ज्यादा आप लोग नहीं बना पाएंगे. आप लोग ट्राई आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो इस ऑप्शन का मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. अभी लास्ट अगर क्वेश्चन है तो हम लोग देख लेते हैं. सो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो खत्म हो गया. ठीक है. सो जाते जाते मैं फिर से आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप लोग को ये जो पढ़ा रहे हैं हम लोग, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग इस वीडियोस को जितना हो सके शेयर करिए. जिन लोगों को भी इंग्लिश में पढ़ना है आफ्टर क्लास 10 उन लोगों को हेल्प हो जाएगा. और अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सो मैं आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग पे कॉन्टेक्ट नंबर बोल दिया था, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप लोग कॉल करिए.
आज का वीडियो को इधर पे रखते हैं, फिर से हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।